श्रोताओं, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में संपूर्ण राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव जहां हमें अपने अतीत से एक बार पुनः जुड़ने का मौका दे रहा है, वहीं भविष्य के लिए भी नए लक्ष्यों को निर्धारित करने की इससे हम सबको प्रेरणा मिल रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ विशेष गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है, जो एक अभियान के रूप में आप तक पहुंचेगा और सीधे सीधे जिसका लाभ भी आपको, हमको यानी पूरे समाज को मिलेगा। नालसा का ये कैंपेन क्या है, इसका लाभ आम जन को किस रूप में मिलेगा, इसी विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। सर, 2 अक्टूबर से देश भर में जो नालसा की तरफ से यह अभियान शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, उसके बाद की बातचीत हम आगे आपसे करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर मंत्रालय या हर इंस्टीट्यूशन को एक एक सप्ताह दिया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसी उपलक्ष्य में विधिक सेवाओं को एक हफ्ता दिया गया है, एक सप्ताह, और वो सप्ताह है 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। आप सब लोग जानते होंगे कि 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस यानी लीगल सर्विसेज डे नाम से मनाया जाता है। एक वो जो सप्ताह है वो सबसे अहम बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पर हमने ये सोचा कि हमारा जो काम है वो सिर्फ एक सप्ताह के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उस पूरे काम को, जो हमारा आउटरीच या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उसको 2 अक्टूबर से शुरू करके 45 दिनों में उसको इस ऊंचाई तक ले जाना है कि आखिरी सप्ताह में 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, बाय दैट टाइम हम लोगों ने हिंदुस्तान के हर गांव में, हर कस्बे में हमारी तरफ से आउटरीच या अवेयरनेस प्रोग्राम, उधर में उसकी छाप या उसकी छवि दिखाई देनी चाहिए जी। तो इसलिए हमने ये 2 अक्टूबर से शुरुआत करने की जा रहे हैं हम लोग, और 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के ये पूरा अभियान शुरू होगा। 2 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये समापन होगा 14 नवंबर के दिन। ये कुछ ऐसा प्रोग्राम है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है और उत्सुकता हमें इस बात को जानने की है कि आखिर इस कैंपेन या इस अभियान के दौरान किस किस तरह की गतिविधियां शामिल की गई हैं। सर, देखिए, विधिक सेवा जो होती है वो ठोस रूप से 2 किस्म की होती है। एक तो जैसे कोई भी नागरिक कई सारी सुविधाओं का हकदार होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं, उनको कुछ स्कॉलरशिप होती है, उनको कुछ अनुदान दिए जाते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, या जैसे कोई बच्चियां हैं उनके शिक्षण के लिए इंतजाम किया जाता है। तो ये जो सारे हक हैं, कई सारे नागरिक उन हकों के बारे में जागरूक भी नहीं होते, ना उनको पता होता है उसके बारे में। तो एक तो फंक्शन है नालसा का या पूरी विधिक सेवाओं का पूरे देश में कि हर नागरिक को उसके हकों के बारे में, उसके राइट्स के बारे में जानकारी कराना, अवगत कराना, और ये उसको हेल्प करना कि वो अपने हकों का फायदा ले पाए। तो एक तो काम ये हो गया जिसमें कोई कोर्ट बेस्ड लिटिगेशन नहीं होता। दूसरा होता है कि जो कि कोर्ट बेस्ड लिटिगेशन है। कई सारे लोग हैं जिनको या तो खुद ही वो दावा दाखिल करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ दावे दाखिल हो जाते हैं, या कई सारे आरोप हैं जो कि क्रिमिनल मैटर में उनके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि अपने बल पर किसी न्यायिक सेवा का लाभ नहीं उठा सकते, तो उनके लिए बिना शुल्क पूरी की पूरी न्यायिक सेवा या विधिक सेवा अवगत कराना, ये एक दूसरा फंक्शन है नालसा का। ठोस रूप से ये 2 बेसिक फंक्शंस है, इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं, पर ये बेसिक ठोस ये है। अब हम आउटरीच या अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जब बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। हमारे पास जो है कई सारी वर्क फोर्स है, जैसे नालसा है जो केंद्र यानी सेंट्रल लेवल पे काम करता है, उसके तहत हर स्टेट में, हर राज्य में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, हर राज्य में एक एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में या जनपद में हर एक तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। ये जो एक नेटवर्क है जो नीचे तक के जाता है, एक तो ये परमानेंट नेटवर्क है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कई सारे पैनल एडवोकेट्स है जो करीब करीब पूरे देश में
43,000 के करीब है। पैरालीगल वॉलंटियर्स है जो अबाउट एक 47,000 है, तो एक 90,000 की एक वर्कफोर्स हो गई। फिर उसके अलावा जितने लीगल एड क्लिनिक्स वगैरह हैं, उसमें जो फ्रंट ऑफिसेस में जो काम करने वाले लोग हैं, तो ये सारी वर्कफोर्स जो है और सारी जितने भी लोग इस सेवा से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोगों का कॉमन एक एजेंडा ये रहेगा कि आप हर गांव कूचे में, हर गली कस्बे में जाएं और हर नागरिक को ये कम से कम ये अवगत होना ज़रूरी है कि there is something like legal aid service which is available and he can avail of that benefit without paying anything and that is his right. So it's not as if कि कोई उसको एक डोल्स या कोई उसको एक डोनेशन दे रहा है, वो उसका हक है और उस हक के बारे में उसको अवगत कराना, और वो अवगत इसलिए होना चाहिए कि जब वो अवगत होगा और जब उसको मालूम होगा तो फिर वो आगे वाली बातें बहुत सुविधा और आराम से हो सकती है। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये हम पूरे 45 दिन में करने वाले हैं और ये हमारा लक्ष्य ये है कि हर एक गांव में कम से कम हमारे 3 बार तो फुटप्रिंट्स होने चाहिए इन 45 दिनों में। जी, निश्चित रूप से इतना बड़ा देश है सर, और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट या गोल आपने रखा है, लेकिन जिस तरह नालसा तमाम इस तरह के गोल्स को अचीव करता रहा है पहले भी, ये भी एक विश्वास हम सबको है कि इसको भी हम उसी रूप में हासिल करेंगे। सर, दरअसल 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना था और इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई और ये पूरा नेटवर्क जिसका आपने जिक्र किया वो काम करता है। लेकिन समय काफ़ी हो गया, मेरा ख्याल है 34 साल के आसपास हो गए। अप्रोच में, सोच में, विजन में, काम करने के ढंग में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। नालसा के अंतर्गत इन सालों में जो बदलाव आया है उस पर कुछ ज़रूर आप रोशनी डालें। बदलाव आया है पर वो ऐसे एक ही रात में नहीं होता, वो बदलाव धीरे धीरे अप्रोच में चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये पैरालीगल वॉलंटियर्स का आप लेंगे तो पैरालीगल वॉलंटियर्स इसलिए हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो उनकी खुद की लिमिटेशंस की वजह से ना वो किसी ऑफिस तक के, लीगल एड क्लिनिक तक के पहुंच पाते हैं, या तो उनको एक कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ सामाजिक ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ उनको आर्थिक सुविधाएं नहीं होती इसलिए वो नहीं जा पाते। तो हमने जो पिछले 7-8 साल में पैरालीगल वॉलंटियर्स एक इंस्टीट्यूशन या एक आउटफिट तैयार किया है जी। कि हर एक स्टेट में ऐसे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो लाभार्थी हैं लीगल एड के या जो लाभ लेना चाहते हैं, और लीगल एड क्लिनिक, इन दोनों के बीच में दुआ या एक कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो कि उन आदमियों को जिनको लाभ की ज़रूरत है उनको लीगल एड क्लिनिक तक के या लीगल एड क्लिनिक को उन लोगों तक पहुंचाना, इनके दोनों के बीच में कंड्यूट या कनेक्शन या एक दुआ रहना, इसका काम करते हैं। तो एक तो ये सिस्टम शुरू हो गई है पैरालीगल वॉलंटियर्स की। उसके अलावा जितने एक्चुअल कोर्ट बेस्ड वर्क है उसके लिए पैनल एडवोकेट्स हैं, वो धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हैं चीज़ें ये हमेशा से बढ़ती आ रही हैं। अब तो हमारा अप्रोच ये है कि उन लोगों तक आप जितना पहुंच पाते हो उतनी कोशिश करो। ये नहीं कि आपने एक ऑफिस खोल लिया, एक कार्यालय बना लिया और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आप तक आ जाएं। जी। अब आपको उन लोगों तक पहुंचना है। तो ये जो है ये बदलाव आया है, विजन में बदलाव है, पर ये बदलाव मैं ये नहीं कह सकता कि अचानक से आया है। ये बदलाव पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, वो अप्रोच चेंज होते जा रहा है और उसका जो परिणाम है, उसके जो लाभ हैं, वो भी आपको फिगर्स में या स्टैटिस्टिक्स में आप देख पाते हैं। निश्चित रूप से सर, और ये हमने इस बात को भी देखा और महसूस किया है कि आप हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ज़रूरतमंद कोई हमारे पास आए, इसके बजाय हमें उसके पास पहुंचना है। ये उसका हक है, उसका अधिकार है और हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि कुएं को ही प्यासे के पास जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सच बात है सर। देश भर में लीगल सर्विसेज क्लिनिक का आपने जिक्र किया, ये अब एक नया शब्द है जो हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए शायद हो सकता है हो। ये क्या है, ये किस रूप में ये अपनी भूमिका निभाते हैं? कई किस्म की भूमिकाएं हैं। जैसे अगर हम कोर्ट बेस्ड काम देखते हैं तो जैसे किसी भी जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी न्यायालय हैं, कुछ तालुका लेवल पे होंगे, कुछ मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होंगे, कुछ सेशंस कोर्ट होंगे, कुछ दीवानी न्यायालय होंगे। तो उन न्यायालयों में जिनको भी लीगल एड की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को एक
ऑफिस होना चाहिए कि जहाँ पर वो आ सकते हैं और जहाँ पर वकील की सहूलियत या वकील का उसका सलाह मिल सकता है उसको। तो ऐसे जो क्लिनिक्स हैं वो तो एक फ्रंट ऑफिसेस होंगे या लीगल एड क्लिनिक्स हो गए। तो उस क्लिनिक में अगर एक आदमी चला जाए जिसको कि लीगल एड का लाभ लेना चाहता है, तो वो क्लिनिक बिकम्स द सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से उसको जो भी चाहता है, वो जो भी जिस किस्म का उसको लाभ चाहिए, वो उस बेसिस पे उसको एलोकेट करके, अगर समझ लो क्रिमिनल काम है तो किसी पैनल एडवोकेट को उसके साथ मीटिंग करा के फिर उसको वो काम मिल सकता है। सो ये जो है लीगल एड क्लिनिक्स हैं, ये एक तो एक किस्म के ये हो गए। दूसरे क्लिनिक्स होते हैं जैसे कोई प्रिजन में है या जेल में है, तो उसके ऊपर कई बंदिशें होती है कि वो बाहर नहीं आ सकता। तो फिर जैसा हमने बोला ना कि हम उन लोगों तक पहुंचते हैं, तो इसलिए हमारे क्लिनिक्स होते हैं वो जेल के अंदर ही होते हैं। अच्छा। जेल के अंदर ही होते हैं ताकि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी आदमी ने अगर उसको 10 साल की सज़ा है और उसने 8 साल कंप्लीट किए हैं, और कोई स्टेट की या राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं हैं कि जिसमें अगर उसकी गुड कॉन्डक्ट हो तो उसको रेमिशन मिल सकता है, तो रेमिशन मिलने के लिए उसको जो भी अर्जी करनी है, जो भी उसके खानापूर्ति करनी है, कागजात लेने हैं, या उसके बारे में जितनी भी जानकारी होनी चाहिए, ये तो एक फैसेट हो गया उसका। जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं उनकी आगे वाली डेट्स क्या हैं, कौन वकील साहब उनके लिए पेश होने वाले हैं, कौन वकील साहब ने क्या काम किया है, तो इसका जो ब्यौरा है वो भी तो उस आदमी को पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए उसके जेल के अंदर जो लीगल एड क्लिनिक होते हैं वो काम करते हैं। दूसरा है कभी एक यानी अलग किस्म के लीगल एड क्लिनिक, जैसे हर लॉ कॉलेज में, जो देश भर में जितने भी लॉ कॉलेज हैं, हर लॉ कॉलेज में एक एक लीगल एड क्लिनिक होता है, ताकि जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ उसमें योगदान कर सकें। पर जैसे मैंने बोला, वो लॉ कॉलेज के क्लिनिक वो लॉ कॉलेज में ही होते हैं। तो अब ज़रा ज़रूरत यह है कि लॉ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लिनिक से बाहर जाने की, पर ये सारे इस किस्म के क्लिनिक्स होते हैं। जैसे हमने एक मिसाल के तौर पे, जैसे प्रोसिक्यूटर का ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उसी तरह से हमने एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम करके एक ऑफिस बनाया है। पायलट प्रोजेक्ट है वो, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के चुने गए थे, और उसमें से 17 में से कुछ 11 या 12 डिस्ट्रिक्ट में अभी काम चल रहा है। अभी योजना ये है कि उससे भी ज़्यादा आगे चलना है। तो वो जैसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, वो एक काउंसिल होगा, उसके नीचे 3-4 असिस्टेंट होंगे, डेप्यूटीज होंगे, उनका एक अपना अपना पूरा कार्यालय होगा, जिस कार्यालय को एक लाइब्रेरी की, वर्चुअल लाइब्रेरी की सुविधाएं होंगी, और वो सारा का सारा पूरा लीगल एड का काम उस डिस्ट्रिक्ट में, उसके डिस्ट्रिक्ट के नीचे जितने भी तालुका लेवल के कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट है, सारी जगह पे वो लीगल एड का काम संभाल लेंगे। तो इस तरह से कई सारे लीगल एड क्लिनिक्स होती हैं। तो ये तो क्लिनिक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अप्रोच। वी वांट दैट अप्रोच नाउ टू बी सॉर्ट ऑफ कन्वर्टेड इनटू a dialogue with the person concerned who is desirous of legal aid. आपने पैरा लीगल वॉलंटियर्स की बात की, वो ये स्कीम 2009 में शुरू हुई थी और 2013 में शायद इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। ये स्कीम या पैरा लीगल वॉलंटियर्स किस रूप में डायरेक्टली जो गोल है नालसा का उद्देश्य है, उसके साथ इनकी भूमिका क्या है, किस रूप में ये काम करते हैं? अब जैसे मैं, अगर ये समझ लीजिए कोई रिमोट एरिया है या आदिवासी एरिया है, तो आपको तो उन लोगों से बात करने के लिए, उन्हीं लोगों में से एक आदमी अगर हो तो ही कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर। अगर कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके उधर आदिवासी एरिया या अलग एरिया में जाके कुछ बातें करना चाहें कि भाई लीगल एड के बारे में, तो एक तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप्स हो जाती हैं, थोड़ा सा एक दूरी बन जाती है उन लोगों में। तो इसलिए पैरालीगल वॉलंटियर्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उसी एरिया से होते हैं, उसी क्रॉस सेक्शंस में से होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, अगर एक महिला आंगनवाड़ी वर्कर है, तो महिला के साथ बाकी जो गांव की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा खुल के बात कर सकती हैं। कुछ अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम्स हैं तो खुल के बात कर सकती हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा एम्फोसिस ये होती है कि ऐसे लोगों को चुनो पैरालीगल वॉलंटियर्स करके जिनके साथ लोगों को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। एंड वंस दे कम्युनिकेट विद दैट पैरालीगल वॉलंटियर, ही और शी इन टर्न
will be the conduit between that लाभार्थी and the legal aid clinic. इस तरह से पैरालीगल वॉलंटियर्स बनते हैं। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स में ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह इस किस्म के जॉब में हो ही नहीं सकता। और लीगल बैकग्राउंड भी जरूरी नहीं है। लीगल बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है जी। एक तो ये इस किस्म के लोग होते हैं। पर लेकिन जैसे अर्बन एरियाज हैं, उसमें अगर लॉ स्टूडेंट्स आ जाएं थोड़े से अर्बन एरियाज में, तो जिनको थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी है, वो थोड़ा सा क्वालिटेटिवली ज़्यादा बेटर असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमारी एम्फोसिस ये होगी कि हम लॉ स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे। है वैसे ही, पर अभी ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे हम। और बल्कि पैरालीगल वॉलंटियर्स में अब आपने आंगनबाड़ी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शामिल होती हैं आपके वॉलंटियर्स की इस टीम में, इसका भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसी है लाभार्थियों की जो महिलाएं हैं। सही बात और शायद वो बहुत शिक्षित भी नहीं है, बहुत जागरूक भी नहीं है, तो उनका एक ट्रस्ट का जो लेवल होता है उससे उनको बहुत फायदा। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, देश भर में जो लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, नालसा के मुख्य उद्देश्यों में ये शामिल है। और हमारी जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें लोक अदालतें किस रूप में अपना योगदान दे रही हैं। और बल्कि मैं देखता और सुनता रहा, पढ़ता भी रहा कि कोविड-19 के इस आपदा के काल में भी नालसा और नीचे तक पूरे नेटवर्क में लोक अदालतें जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती रही, ताकि लोगों का जो तकलीफ है वो कम हो सके, लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा, लेकिन उसमें भी ये काम बखूबी सही कहा आपने। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा, पर मुझे अभिमान है और आई फील प्राउड कि हमारे जितनी भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की टीम्स है, दे हैव एक्चुअली यूटिलाइज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट शुरू हुआ मार्च 2020 से, आज उसको 1.5 साल हो गया। हमारे पहले जो लोक अदालत बने थे ना 2020 में, वो थोड़ा सा वी वेर अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो इसलिए वो कोविड की सिचुएशन में उनका परफॉर्मेंस इतना कुछ ठीक नहीं रहा था। पर नाउ वी हैव कम टू द ग्रिप्स ऑफ दैट एंड वी हैव यूटिलाइज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। और हम लोग क्या करते हैं अब सारे, अगर लोक अदालत समझ लो किसी दिन है, समझ लीजिए 15 तारीख को है, तो कम से कम 1 महीना पहले उससे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किए जाते कि किस केस में सेटलमेंट संभव है, और ऐसे केसेस में आइडेंटिफाई करके लोगों से बात की जाती है। वो 1 महीना तक के बात चलती है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनका इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, पर हमारी टीम्स उनके साथ 1-2 बार 3-4 बार उनके साथ यानी मुलाकात करती हैं, मीटिंग्स करती हैं। तो उसको कई बार ही बताया जाता है कि भाई ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो वो फाइनली जब अग्री कर जाते हैं, तो फिर on the D-Day when the Lok Adalats are held, say on 15th, everybody comes there with the idea कि आज मुझे ये सेटल करा के इसको संपूर्णता पूर्ण विराम देना है। तो वो इस अगर भूमिका से आप देखोगे, तो मैं आपको अभी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 2020 तक हमारे मैक्सिमम केसेस जितने भी लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत में डिसाइड हुए, वो कभी भी 15 लाख के ऊपर नहीं गए। अच्छा, एक दिन में। अब हमारे जो जुलाई में लोक अदालत हुए, उसमें करीब 27 लाख केसेस हमने एक ही दिन में डिसाइड किए। हमें ये लगा था कि भाई वो जो 27 लाख हमने केसेस डिसाइड कर पाए हम, वो शायद इसलिए वो हो सकता है कि कोविड की वजह से जितना बैकलॉग रहा होगा, वो बैकलॉग ही शायद डिस्पोज ऑफ हो चुका। तो जुलाई में ये फिगर्स थे। अब जो सितंबर में फिगर्स हैं, वो करीब 39 लाख अभी तक हो चुके हैं। और कर्नाटक में अभी तक लोक अदालत होने बाकी है, जो कि 1-2 दिन में होने वाले हैं। ये संख्या तो और भी ये संख्या ज़रूरन ये 40 लाख के ऊपर जाएगी। अब 40 लाख मुकदमे आप अगर सुलझा सकते हो, तो 40 लाख मुकदमे अगर सुलझ गए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपके रेगुलर कोर्ट्स हैं, जो रेगुलर न्यायालय की जो एक आपका नेटवर्क है, उसके ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है, वो प्रेशर आपने कितनी आसानी से थोड़ा सा कम कर दिया। अगर आप इतना ही कम कर सकते हो हर 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में, तो बेसिक जो कॉजेज हैं या डिस्प्यूट्स है, उन्हीं के लिए न्यायालय के पास समय होगा। जो कई सारे डिस्प्यूट्स है जो आराम से सेटल हो सकते हैं, दे वुड नॉट बी क्लॉगिंग द डॉकेट ऑफ द कोर्ट्स।
सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड लोक अदालत। पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो भी बहुत मजबूत होगा और कह सकते हैं कि सहज ढंग से आगे बढ़ सकेगा। हाँ, जैसे अगर आप समझ लो दिन के अगर आप x नंबर ऑफ मुकदमे कम कर सकते हो, तो उसकी बजाय आपके ऊपर x+y+z रख दिया और आपने उसमें से कम y एंड z आप दूर कर पाते हो, बिल्कुल। तो आपकी जो न्याय प्रणाली है वो सक्षम रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी तरीके से काम करने लायक रहेगी। निश्चित। सर, लोक अदालतों के अलावा क्या और कोई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है जिसका इस्तेमाल आप इस तरह की पूरी प्रक्रिया में नालसा या और जो अथॉरिटीज़ हैं वो करती हैं? अब जैसे क्या है कि नालसा की एक्टिविटीज़ देख के शायद पार्लियामेंट ने ये भी सोचा कि नालसा को कुछ और काम दिया जाए, तो सेक्शन 22A अमेंड होके नया इंसर्ट हुआ है लीगल सर्विसेज एक्ट में, और उसके तहत ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में एक एक परमानेंट लोक अदालत रहे। ये जैसे मैंने आपको अभी जिक्र करके बताया, ये तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार बनती है जो लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। अगर आप परमानेंट लोक अदालत करते हो तो कई सारी सेवाएं होती है, जैसे टेलीफोन की है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के है, जैसे कई सारी है जिसमें कि डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं जी। तो वो सुलझाने के लिए एक परमानेंट लोक अदालत की एक भूमिका है जो कि पार्लियामेंट ने चाही, और वो आइडिया ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक परमानेंट लोक अदालत बने, या हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में है, कई सारे बाकी स्टेट्स में जिसमें अभी तक के हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनी है। तो ये एक परमानेंट लोक अदालत है जो कि हमेशा से इस तरह से काम करे और ये जितने डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाएं। एक तो ये है। दूसरा है, इसमें कैसा होता है कि जैसे आप प्री कंसिलिएशन लिटिगेशन, मतलब जो आपके मुकदमे आने हैं अभी जितने भी तैयार होने, उससे पहले ही आप सुलझाने की कोशिश करते हो। अच्छा। वैसे ही एक दूसरा है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो कई सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें भी प्री लिटिगेशन मीडिएशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पार्लियामेंट ने चाहा है, और वो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में वो भी इस किस्म के डिस्प्यूट्स एट द स्टेज ऑफ प्री लिटिगेशन उनको सुलझाने की बात है। अगर आप इस तरह से सुलझा सकते हो, विच इज़ व्हाट यू सेड अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, तो कई सारा जो बर्डन है ना रेगुलर कोर्ट पे आने वाला वो कम हो जाएगा। जी, ये इतना है। सर, प्री अरेस्ट या अरेस्ट के समय या रिमांड स्टेज पर जब कानूनी सहायता की ज़रूरत होती है वो जल्द से जल्द मिले, इसको लेकर पिछले दिनों देश भर में नालसा के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में अभियान भी चलाए गए। ये कितना महत्वपूर्ण है? किस रूप में ये चीज़ें आप उपलब्ध करवाते हैं इस तरह की सर्विसेज? क्योंकि आमतौर पर लोगों को ज़्यादा शायद इसके बारे में जानकारी भी ना हो, तो उन तक ये बात पहुंचे भी, ये भी आवश्यक है। जैसे आपने कहा लोगों को जानकारी नहीं होती। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं मिसाल के तौर पे, जी, हमारे जितने पैनल एडवोकेट्स हैं ना, जो कि क्रिमिनल मैटर्स में जो लाभार्थी विधिक सेवा चाहता है उनको जितना असिस्टेंस करते हैं, वो अरेस्ट के बाद अगर करते हैं 100, तो उसमें से सिर्फ 2% प्री अरेस्ट स्टेज पे होता है। इसका मतलब क्या है कि 98% पीपल आर ईदर नॉट अवेयर कि दे कैन अवेल द बेनिफिट थ्रू लीगल एड, जी, या उनको उतनी सुविधाएं नहीं होती, या उनको उतना मार्गदर्शन नहीं होता, या वो अवगत भी नहीं होते कि क्या राइट्स हैं उनके। ऐसा भी है। तो हमने ये देखा कि ये जो गैप है, 2% आप सिर्फ प्री अरेस्ट पे रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने 100 मुकदमे में रिप्रेजेंट किया 100 लोगों को, उसमें से आप सिर्फ 2 लोगों को प्री अरेस्ट में रिप्रेजेंट करते हो, तो 98% का गैप जो है वो क्यों है? वो इसलिए है कि उन लोगों को पता भी नहीं होता कि दे आर एंटाइटल्ड टू लीगल एड एंड दे कैन अवेल ऑफ लीगल एड इजीली। अब जैसे एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास थोड़ा सा फॉर्चुनेटली उसके पास धन दौलत है, तो वो आदमी अपने खर्चे से किसी भी वकील की सेवा का यानी आनंद ले सकता है आराम से। तो अगर उसको अरेस्ट का भी अगर कुछ यानी एप्रीहेंशन है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करेगा। पर जिनको ये सुविधाएं नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या कर पाएंगे? तो इसलिए हमने ये सोचा कि लोगों को विधिक सेवा के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे हो पाएगी? तो हर पुलिस स्टेशन में जहाँ पर अरेस्ट होगी उस पुलिस स्टेशन में ही बोर्ड लगाया जाए विधिक सेवा के बारे में कि क्या पर्टिकुलर्स है, कौन सी नियरेस्ट आपको लीगल एड क्लिनिक आपको सेवा प्रदान कर सकती है,
तो एक तो पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में, तो हमने ये थोड़ी बातचीत की जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह से, और ये कहना बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने तुरंत ये सजेशन एक्सेप्ट कर लिया। कई सारे स्टेट्स हैं जिनमें हो रहा है ये, और जहाँ पर भी अभी पूरा का पूरा नहीं हो रहा है वहाँ पर भी ये प्रक्रिया अभी जारी है और ये पूरी की पूरी तैयार होगी। दूसरा एक हमने सोचा ये कि हिंदुस्तान के हर गांव में एक एक पोस्ट ऑफिस तो ज़रूर होगा। बिल्कुल करेक्ट। और वो पोस्ट ऑफिस इटसेल्फ इज़ अ नेटवर्क, और वो पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का अगर हम फ़ायदा ले लें तो हमने ये बात फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से, उनसे भी बात की, और वो भी राज़ी हो गए कि हर पोस्ट ऑफिस में आप एक लीगल सर्व एड्स क्लिनिक का बोर्ड लगा दो, क्योंकि हमारी कई सारी गाँवों की इकोनॉमीज़ है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमीज़ होती हैं कि गांव का कोई आदमी बाहर है, वो वहाँ से पैसे भेज रहा है, तो उनका संबंध हमेशा पोस्ट ऑफिस से रहेगा। बिल्कुल। तो पोस्ट ऑफिस में आना जाना रहेगा तो उनको कम से कम वो मालूम होगा कि ये लीगल एड यहाँ पर मिल सकती है। तो ये दिस इज नथिंग बट अवेयरनेस प्रोग्राम या आउटरीच प्रोग्राम। तो अगर आप जितना से जितना अवगत कराओगे लोगों को तो फिर वो 2% से बढ़ के जितना ऊपर आता रहेगा, क्योंकि अगर एक नॉर्मल आदमी एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है तो जिसको लीगल एड की ज़रूरत है वो क्यों नहीं ले सकता? उसको भी तो, उसका भी तो हक वही है। तो और वो हक उसको दिलाने के लिए ये सारा इंतज़ाम हमने सोचा है। इसका फ़ायदा जो होगा आने वाले समय ही बता पाएगा कि कितना फ़ायदा और कहाँ तक हम दे पाते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन जितना समाज जुड़ेगा, जितना अवेयर होगा, जागरूक होगा, उसका लाभ उसको मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर हमें पता नहीं होता, हमें लगता ही नहीं कि ऐसी भी कोई सुविधा हो सकती है। सही बात। तो ये एक लोगों तक संदेश इस रूप में जाएगा, आपसे बातचीत के माध्यम से ये लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि नालसा या जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं वो कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराती हैं, और वही बात होती है कि जानकारी नहीं है तो हम शायद उसका लाभ नहीं ले पाते। You're right. कि जो प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कोई ऐसे नुकसान होता है या एसिड हमले से कोई पीड़ित व्यक्ति है, इस तरह के बहुत सारे उसमें प्रावधान है, मुझे लगता है इसके बारे में ज़रूर थोड़ा बताएं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कई सारी योजनाएं होती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, और उसके जो लाभार्थी होते हैं वो कई बारी तो उनको मालूम भी नहीं होता। सबसे पहले उनको उनके राइट्स के बारे में अवगत कराना, और दूसरा उनके राइट्स फ्रक्टिफाई करके उसको फलस्वरूप उसको कुछ मिलना भी तो चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा विक्टिम कॉम्पेंसेशन, से फॉर इंस्टेंस अगर कोई महिला थोड़ा सा उत्पीड़न के बारे में अगर वो उसकी विक्टिम है या कोई एसिड अटैक की विक्टिम है, तो कई सारी योजनाएं होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिसके तहत उनको लाभ मिल सकता है। या कोई आप देखिए कस्टोडियल वायलेंस की केस है, उसमें भी उनको लाभ मिल सकता है। तो ये जो जितनी योजनाएं हैं ऐसी विक्टिम कॉम्पेंसेशन की, उनके बारे में तुरंत अवगत कराना, और उसके बारे में जितना भी प्रोसीजरल पार्ट है वो तुरंत यानी उसको लॉन्च करना, उसको फाइल कराना, और उसको आगे जाके उसका लाभ मिल जाए, ये भी सारा नालसा ही करता है। और ये हम करते हैं, हमारे जितने पैनल एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू करते हैं। कई सारी योजनाएं होती है जो कि राज्य सरकार और बहुत ठोस रकम से यानी ठोस किस्म से उनकी सहायता भी होती है। तो ये सारा काम है नालसा का। ये ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर एक्चुअली कवर्ड इन योर अवेयरनेस प्रोग्राम। बिल्कुल। हाँ। और मुझे लगता है कि आखिर में आप यही बात सबसे कहना भी चाहेंगे। बिल्कुल, ये बात है ही, जिसका हक तो होता है, हर नागरिक का हक है, पर हमारे देश में ऐसा है कि या तो अज्ञान की वजह से या निरक्षरता की वजह से या कुछ दूसरी खामियों की वजह से या दूसरी डिफ़िकल्टीज़ या ड्रॉबैक की वजह से या शॉर्टकमिंग्स की वजह से कई सारे हमारे भाई बहन उसके बारे में अवगत भी नहीं होते। और वो अवेयरनेस लाने के लिए उसके बाद जो भी है वो आगे कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हम जानें अपने अधिकारों के बारे में। बिल्कुल। सर, इतने विस्तार से और इतने सहज और सरल ढंग से आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, मुझे लगता है श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी होगा और वो बार बार ऐसी बातें सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत नमस्कार।